स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र बैच जो भी पेड बैच पढ़ा रहे हैं उसी की क्लास 3 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास 3। आज का उनका मोटिवेशनल कोड क्या था? मुझ पर तरस मत दिखा ए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। ए ज़िंदगी मुझ पर तू कोई भी तरस मत दिखा, मैं बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। तेरे सामने लड़ूंगा, ठीक है, डट कर मुकाबला करूँगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूँ। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट जो गौरव सर ने अपनी क्लास में लगाया था। अब शुरू करते हैं टॉपिक उन्होंने आज शुरू किया था लाइसोसोम, ठीक है। उसी के पार्ट चल रहे थे सेल्स के जो अंदर के पार्ट थे उसके वही सब समझा रहे थे सर। तो उन्हीं को देखते हैं। उसमें एक था लाइसोसोम इसकी ट्रिक क्या है? ले डूबा, ले फॉर लाइसोसोम, डूबा फॉर डी डूबे। मतलब लाइसोसोम को खोज किसने करी थी? डी डूबे ने। तो ये ट्रिक एक बना दी सर ने कि ले डूबा। तो इस तरह से लाइसोसोम को हम याद रखेंगे। और क्षतिग्रस्त या डैमेज कोशिका का पाचन करता है। लाइसोसोम क्या करता है? क्षतिग्रस्त का मतलब कोई डैमेज अगर कोशिका हो गई है तो उसका क्या करता है? पाचन कर देता है। एक तरह से समझ लो उसे नष्ट ही कर देता है लाइसोसोम। और क्या करता है? उसके साथ खुद भी नष्ट हो जाता है। उस पर जाकर उसके साथ ये खुद भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोल देते हैं। कोशिका का सफाई कर्मी भी बोल देते हैं। इसके और सारे नाम है। कोशिका का सफाई कर्मी भी बोल देते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, और इसे क्या बोल देते हैं? एटम बम। क्या बोल देते हैं? एटम बम भी इसे बोल देते हैं। तो ये इसके नाम है। नेक्स्ट देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना सेल्स में, जो ईआर था, ईआर की फुल फॉर्म होगी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हिंदी में बोलेंगे इसे तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसका काम ये क्या है? ये एक तरह का परिवहन अंग है। कैसा अंग है? ये एक तरह का परिवहन अंग है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? तो पोर्टर ने। खोज इसकी किसने करी थी? पोर्टर ने। ये क्या है? ईआर दो पार्ट में डिवाइड है। हमने वहाँ भी पढ़ा था, एक स्मूथ था और एक रफ था। एक स्मूथ था, एक रफ था। स्मूथ जैसे चिकना, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता। राइबोसोम उसमें क्या होता? प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या होता है? इसके साथ लिपिड होता है इसमें प्रेजेंट। मगर रफ वाले जो खुरदरा होता है इसमें ध्यान रखेंगे राइबोसोम उपस्थित होता है। और राइबोसोम जब उपस्थित होगा तो आपने सुना होगा कई बार या कई जगह सुना होगा कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो इसके साथ फिर क्या होगा? प्रोटीन भी होगा। तो इसीलिए रफ वाले में क्या होगा? प्रोटीन होगा, और स्मूथ वाले में लिपिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि राइबोसोम स्मूथ वाले में, स्मूथ SER जैसे बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसमें उपस्थित नहीं होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होता है। चलिए देखते हैं आगे राइबोसोम। अब राइबोसोम को यहाँ देखेंगे हम। इसकी खोज किसने करी थी? पैलेट ने। इसकी खोज किसने करी थी? पैलेट ने करी थी। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? हम इसे बोलते हैं पैलेट पार्टिकल। इसकी खोज पैलेट ने करी थी, इसीलिए हम इसे पैलेट पार्टिकल बोल देते हैं। ये सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सेल का सबसे छोटा कोशिकांग। तो ये भी बोल सकते हैं, हम इसे बोलते हैं, ठीक है। पैलेट कड़ भी बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री बोलते हैं, कोशिका इंजन भी बोलते हैं। और ये होता कैसा है? झिल्ली रहित। कैसा होता है? झिल्ली रहित। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि राइबोसोम कैसा होता है, ठीक है। झिल्ली रहित होता है, झिल्ली नुमा होता है। तो इस तरह से आता है। तो ये कैसा होता है? झिल्ली रहित। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। गोल्जी गाय, गोल्जी क्या है? गोल्जी गाय को क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी इंग्लिश में बोलेंगे। और इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। उन्हीं के नाम पे रख दिया, कैमिलो गोल्जी ने की थी। पादप, पादप में इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, पादप में इसे किस नाम से जानते हैं? पौधों में किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम। किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम। याद रखोगे, पादपों में इसे किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम। और एनिमल में इसे किस नाम से जानते हैं? ठीक है, एनिमल में इसे किस नाम से जानते हैं? गोल्जी काय। किस नाम से जानते हैं? गोल्जी काय। तो इसे ध्यान रखो। प्रमुख श्रवण अंग है। ये क्या करता है? कुछ जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन का मतलब श्रवण करता है, ठीक है, उन्हें निकालता है। तारक काय, सेंट्रोसोम, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोसोम। इसकी खोजकर्ता कौन है? बोवेरी। इसके खोजकर्ता बोवेरी हैं। उपस्थित
केवल जंतु कोशिका में, ये केवल कहाँ हुआ, केवल एनिमल सेल्स में उपस्थित होगा। ये कार्य कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन करना इसका कार्य है तारक काय का, सेंट्रोसोम का। और इसकी आकृति, इसे ध्यान रखोगे आप, बेलनाकार। आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। नेक्स्ट लवक, लवक जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। केवल पादपों में, किसमें, केवल पादपों में। वो भी थोड़ा सा हिंट्स सर पीछे ही दे चुके हैं, इसे इसके बारे में बता चुके हैं हम लोगों को। तो इसका क्या है, कितने टाइप्स के हैं ये कितने टाइप्स के हैं, ये है अवर्णी लवक, बरड़ी लवक एंड हरित लवक। अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, बरड़ी को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं एंड हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनके डिफरेंस को समझते हैं। ये खाद्य संचय के रूप में किस किस में होता है, सफ़ेद अनाज में, गेहूँ में, ठीक है, सफ़ेद अनाज और गेहूँ में उस रूप में होता है। किस कलर में होता है, सफ़ेद। किस कलर में होता है, ये अवर्णी, अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट किस कलर में होता है, ये सफ़ेद। किस कलर में होता है, सफ़ेद में, ठीक है। बरड़ी पे आते हैं, क्रोमोप्लास्ट पे। तो ये टमाटर, ठीक है, टमाटर, और टमाटर किस रंग का, लाल, मगर लाल रंग इसका किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। गाजर है, गाजर नारंगी, मगर किसके कारण, बीटा कैरोटीन। ये ऊपर एरो लगाया ना, इसका यहाँ पे बीटा कैरोटीन, बीटा लिखना छूट गया था तो बीटा लिख दिया है। पीलिया, पीला होता है, किसके कारण होता है ये, बिलीरुबिन, किसके कारण होता है, बिलीरुबिन। मूत्र पीला होता है, ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम बढ़त के कारण। अभी हरित लवक देखते हैं। तो हरित लवक जो है यहाँ पे, ये इसे क्या बोलते हैं, पर्णहरित। हरित लवक को हम क्या बोल सकते हैं, पर्णहरित। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होती है। और इसी पर्णहरित को या हरित लवक को हम क्या बोल देते हैं, पौधे का रसोई घर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पादप का रसोई घर बोल देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोट, नोट में क्या क्या लिखाया है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखोगे आप सभी लोग, ठीक है। पादपों में भोजन का संचय, जो पादप्स है ना, उनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च, या इसे बोल देते हैं। एंड एनिमल्स में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन। एनिमल मतलब मनुष्यों में या जानवरों में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया का, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। पौधों में भोजन निर्माण कहाँ होता है, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक में होता है। अगर पूछ ले पौधों में भोजन निर्माण कहाँ होता है, तो हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में होता है। और किस क्रिया के द्वारा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझाया सर ने। ट्री लिया है, अब ट्री में देखो CO2 हमने कहाँ से ले ली, वायुमंडल से ले ली। सन से क्या ले ली हमने, सनलाइट ले ली। और नीचे से हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, मिनरल्स ले लिए। अब ये हरित लवक है, हरित लवक में फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बन गया, भोजन बन गया, ठीक है, ये बन गया। और क्या निकल गया, ऑक्सीजन, जिसका यूज़ कौन करता है, हम लोग करते हैं। इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और किस प्रोसेस से हुआ सब ये, फोटोसिंथेसिस। ये नीचे लिखा है फोटोसिंथेसिस, ये भी ध्यान रखोगे, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रिएक्शन भी कराई है उन्होंने, रिएक्शन के माध्यम से आप आसानी से समझ लें। CO2 प्लस H2O जब क्लोरोफिल की प्रेजेंट में और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंट में, ठीक है, ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और साथ में क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। अभी देखो ये छोटे छोटे अणु हैं तो सरल अणु हैं, सरल अणु से जब ये जटिल अणु बन जाता है, देखो एक अणु बन गया यहाँ पर ये ग्लूकोज का, तब ये ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिक। और यही जब क्या होता है, जटिल अणु से सरल बनते, तो ये कौन सी थी रिएक्शन, कैटाबोलिक। पीछे हम पढ़ चुके हैं इसे। ऊर्जा ट्रांसफ़र किस फॉर्म में हो रहा है, देखो प्रकाश ऊर्जा, सनलाइट है, और सनलाइट से किस में हो रहा है, रासायनिक केमिकल एनर्जी में हो रहा है। अगर फोटोसिंथेसिस के थ्रू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट। ध्यान रखोगे इस बात को, आता है 1 नंबर में क्वेश्चन इस तरह का। नोट, श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। श्वसन कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा। प्रकाश संश्लेषण में हमारी जटिल हुई थी, तो इसमें कैसी होगी, प्रकाश संश्लेषण जटिल बना, तो इसमें कैसे बनेंगे, सरल बनेंगे। देखो छोटे छोटे बनना है, तो ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया। पौधे या जंतु दोनों ही श्वसन में O2 गैस ग्रहण करते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत।
क्योंकि किस में, श्वसन में। यहाँ ध्यान में, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। पौधे हों या जंतु हों, दोनों ही श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 तो ग्रहण करते हैं, मगर ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है? तो मैक्सिमम होता है भाई रेड कलर में, मैक्सिमम रेड में, और मिनिमम हरे में। ठीक है, इसी तरह से आगे और देखते हैं स्वयपोषी एंड परपोषी। परपोषी आपने पढ़े होंगे, इंग्लिश में अगर बोलें तो इन्हें ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स बोल देते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी जैसे मनुष्य, हम जैसे रसगुल्ले दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एंड पौधे, ठीक है, प्लांट्स, तो प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से आप सभी लोग सुनना। केंद्रक, इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, ये उन्होंने एक न्यूक्लियस ले लिया, सर ने एक न्यूक्लियस ले लिया है, ठीक है, सेल ले लिए, सेल, और सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक। कोशिका की खोज किसने करी थी? सॉरी, यहाँ पे जो केंद्रक होगा, ठीक है, लिखा हुआ, ये क्या होगा? ये केंद्रक होगा, ठीक है, ये केंद्रक होगा। इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, महत्वपूर्ण शब्दावली जो सर ने पढ़ाई थी, उसमें कैरियो का मतलब क्या था? कैरियो का मतलब केंद्रक था, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। तो केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ठीक है, कैरियोलॉजी कहलाएगा। अभी आगे देखते हैं। अब इन्होंने केंद्रक क्या किया? सेल से केंद्रक को बाहर निकाल लिया। केंद्रक में अंदर ये धागेनुमा संरचना दिख रही है ना हम सब लोगों को, धागेनुमा संरचना, ये क्या कहलाती है? क्रोमैटिन जाल। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन जाल। अगर इसे बोलेंगे संरचना को क्या बोलेंगे? तो क्रोमैटिन जाल टाइप का दिख रहा है, तो वैसे ही ध्यान रखोगे, क्रोमैटिन जाल। यही क्या होते हैं? इन्हें अगर दूसरी फॉर्म में बोलें तो क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे गुणसूत्र। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। और इन्हीं क्रोमोसोम को, यही गुणसूत्र, इनमें ये किससे मिलकर बने होते हैं? DNA। और इनमें क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये गुणसूत्र को हम क्या बोल देंगे? DNA। मगर इसके DNA के साथ इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। DNA के साथ क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। DNA कैसा पदार्थ है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। DNA कैसा है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये इन्होंने एक आकृति ले ली, ये बाहर जो है, बाहर है, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। और ये अंदर ये इस तरह की लाइनें बनी हुई, ये लाइनें क्या है? ये DNA। लाइनें क्या है? ये DNA है। ठीक है, अब इसे बाहर निकाल लिया इस तरह से, इसको DNA को बाहर निकाल लिया। तो जहाँ पे ये मिलते हैं, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे इसे? जहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, क्रॉसिंग पॉइंट को इसके क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोमियर। और ये पूरा तो तुम्हें पता ही है, ये पूरा तो हम लोगों को पता ही है, क्या है? पूरा क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम बर्ड है, ये क्रोमोसोम जो बर्ड है ना, ये क्रोमोसोम बर्ड किसने दिया? वाल्डेयर ने। इस शब्द को किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया है। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। इन गुणसूत्रों को 2 टाइप से डिवाइड किया है, एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब काय गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 का मतलब 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। सेक्स क्रोमोसोम, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एलोसोम। क्या बोलते हैं? एलोसोम। ये कितना होता है? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब 2। ठीक है, 1 जोड़ी का मतलब 2 होते हैं। अभी यहाँ पे थे हम लोग, 2 होते हैं। वो भी क्या? नर के अगर होंगे तो क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। और अगर यही मादा के होंगे तो क्या होंगे? फीमेल के होंगे तो क्या होंगे? एक्स होंगे। नोट में क्या लिखा है उसे देखते हैं। बाई गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण करता है। बाई गुणसूत्र क्या करता है? नर या मादा का निर्धारण करता है कि जो हमारा बेबी होगा, जो भी बच्चा होगा, वो क्या होगा? नर होगा, मतलब
लड़का होगा लड़की होगा, वो कौन सा गुणसूत्र डिसाइड करता है, तो बाह्य गुणसूत्र डिसाइड करता है। अपवाद, अंडाणु शुक्राणु में केवल तेज जोड़ी नहीं, तेज गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अंडाणु को ओवम कहते हैं एंड शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। केवल तेज गुणसूत्र होते हैं, तभी इन दोनों को मिलकर क्या बन जाते हैं, ये 46 हो जाते हैं। अंडाणु ये नीचे दे रखा है, अंडाणु रसगुल्ला है, बड़े वाल वाली रसगुल्ली है, छोटे वाल वाला रसगुल्ला है। ये रसगुल्ली है, ये रसगुल्ली, ये रसगुल्ला है, ठीक है। ओवम में निषेचन के दौरान एक भ्रूण बनना है, भ्रूण में मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है। नीचे इन्होंने इसी को समझाया है सही से, तो उसे देख लेते हैं क्या समझाया। ये था हमारा रसगुल्ला, ये थे हमारे रसगुल्ला था हमारा। रसगुल्ला की एक सेल निकाल ली, सेल के भीतर ये क्या है, छोटा सा केंद्र, किस केंद्र को अलग कर लिया, तो ये केंद्र निकला है। केंद्र के भीतर ये धागेनुमा संरचना क्या है, धागेनुमा संरचना क्या है, ये गुणसूत्र, ये क्या है, गुणसूत्र को जब इस तरह से इसमें से अलग निकाला गया, तो ये इस तरह से जो इनकी ओवरलैपिंग वाली एक लेयर निकल गया, इसे क्या बोलेंगे, डीएनए। और इसके साथ क्या होता है, हमेशा हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ध्यान रखोगे कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। किसके साथ पाया जाता है, डीएनए के। और इसका भी डीएनए का छोटा भाग क्या होता है, जीन। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जीन बड़ा है ऑर्डर में या डीएनए बड़ा है, तो जीन छोटा है, ठीक है। जीन किससे निकला है या किससे बना है, डीएनए से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड आपने सुने होंगे, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। डीएनए ये 2 टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक डीएनए है, दूसरा आरएनए, एक डीएनए दूसरा आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए क्या होते हैं, जितने भी जीव हैं उनमें सभी में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। उन सभी में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। और आरएनए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। रेट्रोवायरस में आरएनए होता है, रेट्रोवायरस में क्या होता है, आरएनए होता है। एक आपने एड्स सुना होगा, ठीक है, एड्स वायरस है, और एचआईवी भी क्या है, वायरस है। तो इन सब के बारे में यहाँ से आगे कल पढ़ा जाएगा। सर ने बताया कि कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में यहाँ से पढ़ा जाएगा। हालांकि मैं चाहता तो इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देता, मगर नहीं, जो क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और हाँ, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक नहीं किया यार भाई, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्योंकि आपको पता है ये इतना मैटर लिखने के बाद इसे बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है, फिर इसे इस तरह से वीडियो में लाना, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट मतलब ख़राब होता है, बहुत सारा टाइम खर्च होता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी तरह वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। आप सब लोग टेंशन ना लें, वीडियो आती रहेंगी, दबा कर रिवीजन करें और अच्छे से इसे नोट कर लें। और नोट अगर ना बनाए, इसके नोट्स ना बनाएं तो इसे 2-3 बार देख लें, फिर भी अगर ना बनाए तो एक टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ठीक है। अभी लिंक इसमें ऐड नहीं किया है, गौरव सर रिवीजन क्लासेस नाम से। वीक के एंड में, ठीक है, सप्ताह के लास्ट में, उसमें जितने 5 दिनों की पीडीएफ होंगी, 5 दिन की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हो कम टाइम में। इसे 2-3 बार आप रिवाइज कर लो, बेस्ट है। क्योंकि गौरव सर आप जानते हो, हम सबके फेवरेट हैं गौरव सर, तो आप जानती हो कि गौरव सर क्या हैं और उनके पढ़ाने का स्टाइल क्या है, और उनके जो मैटर को सिलेक्ट करते हैं उस मैटर की अहमियत कितनी है। तो इसलिए मैं तो गौरव सर का झगड़ा फ़ैन हूँ, बहुत भयंकर वाला फ़ैन हूँ। तो इसलिए आप सब लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई भी डाउट होगा या कोई भी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे दोस्तों, प्लीज़ मेरे भाई बहन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।